हेलो एवरीवन, दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज मैं बात करूंगी सिविल सेवकों की तटस्थता और अनुच्छेद 19 की। आज का हमारा यह आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख कैन सिविल सर्वेंट्स एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन लॉ गवर्नेंस के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 के एथिक्स खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। दरअसल बीते स्वतंत्रता दिवस पर एक ओर भारत ने 76वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया, तो दूसरी तरफ इसी मौके पर गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस के सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया। ये सभी दोषी 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ किए गए सामूहिक बलात्कार के लिए सजा काट रहे थे। इस गुनाह की जघन्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सामूहिक बलात्कार किया गया उस समय पीड़िता की आयु 21 साल थी और वह 5 महीने की गर्भवती भी थी। दोषियों ने उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी थी। हत्यारों ने उसकी 3 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। जब ये मुजरिम रिहा हुए तब इनका स्वागत किया गया। ये देखकर पीड़िता ने एक बयान जारी कर कहा कि सरकार के इस फैसले ने पिछले 20 वर्षों के मेरे आघात को पुनर्जीवित किया है। इसके तुरंत बाद तेलंगाना की एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल ने पीड़िता बिल्किस बानो के समर्थन में अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर गुजरात सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया। इससे ये विवाद छिड़ गया कि क्या स्मिता सभरवाल 1964 के केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन नहीं कर रही हैं। इस वाकये ने कानून और शासन के मामलों पर अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने के लिए सिविल सेवकों की स्वतंत्रता पर बहस को पुनर्जीवित कर दिया। कहा जाने लगा कि क्या सिविल सेवक कानून व शासन व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं? क्या इससे सिविल सेवक के आचरण में शामिल तटस्थता भंग नहीं हो रही है? तो इस आर्टिकल के जरिए हम इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उन पर बात करने से पहले सिविल सेवकों के आचरण नियमों को मोटे तौर पर जान लेते हैं। असल में प्रशासनिक, पुलिस और वन सेवाओं के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 द्वारा शासित होते हैं, जबकि भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय सूचना सेवा, भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा के अधिकारी सेवा आदि केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 द्वारा शासित होते हैं। भारतीय रेलवे सेवा जैसी कुछ सेवाओं के अपने आचरण नियम हैं। हालांकि मोटे तौर पर वे सभी समान ही हैं। भारत की नौकरशाही के आचरण को नियंत्रित करने वाले केंद्रीय सिविल सेवक आचरण नियम 1964 मोटे तौर पर ये सुनिश्चित करते हैं कि अधिकारी गोपनीय जानकारियों का खुलासा न करें, या सरकारी नीतियों की आलोचना न करें और राजनीतिक रूप से तटस्थ रहें। ये आचरण नियम कई क्षेत्रों में अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। मसलन दहेज प्राप्त करने व सरकारी कार्यालयों में शराब पीने आदि पर प्रतिबंध। कुछ प्रावधानों को उनकी अस्पष्टता को देखते हुए दूसरों की तुलना में अधिक बार उपयोग किया जाता है। अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रावधानों में एक ऑल इंडिया सर्विसेज आचरण नियमों का नियम 7 है। इसके अनुसार इस सेवा का कोई भी सदस्य केंद्र राज्य सरकार की किसी भी नीति या कार्रवाई का रेडियो प्रसारण, किसी भी सार्वजनिक मीडिया पर संचार, किसी दस्तावेज में या किसी भी सार्वजनिक बयान में या किसी भी माध्यम से प्रेस में आलोचना नहीं कर सकता है। इसके अलावा उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के नियम 9 में ऐसा कुछ भी कहने से मनाही है जो मौजूदा केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी हालिया नीति या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना से प्रभावित है, या जो केंद्र सरकार और किसी भी राज्य सरकार के बीच संबंधों को खराब करने में सक्षम है। अर्थात सिविल सेवकों से तटस्थता बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। इससे आगे बढ़कर 2016 में केंद्र सरकार ने सिविल सेवकों द्वारा सोशल मीडिया पर राजनीतिक पोस्ट लिखने पर पाबंदी लगाने की बात कही थी। हालांकि इसे अभी तक अपनाया नहीं जा सका है। बीते कुछ सालों में इसी नियम के हवाले से कई सिविल सेवकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इनमें रेलवे अधिकारी संजीव कुमार पर रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इस नियम के अनुसार एक रेलवे अधिकारी को सार्वजनिक रूप से राज्य या केंद्र सरकार की आलोचना या उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। हालांकि संजीव कुमार के मुताबिक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है
उसमें सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना नहीं की गई है जिससे केंद्र राज्य संबंधों या भारत के विदेशी संबंधों में तनाव पैदा हो। यहाँ तक कि तनाव का कोई भी मामला नहीं देखा गया है। इसके अलावा किसी सिविल सेवक द्वारा कुछ भी अशोभनीय करने पर भी निषेध लगाया गया है। ऑल इंडिया सर्विसेज आचरण नियम का नियम 3 अधिक व्यापक और अस्पष्ट है। नियम 3(1) के अनुसार सेवा का प्रत्येक सदस्य हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखेगा और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो इन सेवाओं के सदस्यों के लिए अशोभनीय हो। नियम के उपखंड में विस्तार से कहा गया है कि प्रत्येक अधिकारी को शासन से जुड़े मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। इन मूल्यों में उच्च नैतिक मानकों, अखंडता और ईमानदारी, राजनीतिक तटस्थता, कर्तव्यों के निर्वहन में योग्यता, न्याय संगतता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना, जवाबदेहिता और पारदर्शिता, जनता के प्रति विशेष रूप से कमजोर वर्गों के प्रति जिम्मेदारी और जनता के साथ शिष्टाचार और अच्छा व्यवहार आदि को शामिल किया गया है। अब सवाल है कि जब केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों के नियम 9 में ये कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी तथ्य या राय से संबंधित कोई भी बयान नहीं देगा जो किसी वर्तमान केंद्र सरकार या राज्य सरकार की हालिया नीति या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना से संबंधित है, तो फिर बिल्किस बानो के समर्थन में किया गया ये ट्वीट संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन कैसे नहीं है। चूंकि इस देश के नागरिकों को संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार मिला है जिसे राज्य की संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, स्वास्थ्य, नैतिकता आदि को बनाए रखने के लिए ही निलंबित किया जा सकता है। इस लिहाज से एक सिविल सेवक को ट्वीट करने का अधिकार है। लेकिन ये बात भी सही है कि जब आप किसी सरकारी सेवा में होते हैं तो आप खुद को कुछ अनुशासनात्मक नियमों के अधीन कर लेते हैं। ये एक सरकारी कर्मचारी को किसी राजनीतिक संगठन या इस तरह के किसी भी संगठन का सदस्य बनने से रोकता है या देश के शासन से संबंधित किसी भी चीज के संबंध में खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने से रोकता है। इसके पक्ष में एक दूसरा तर्क है कि ये नियम अंग्रेजों के जमाने के हैं। वे नहीं चाहते थे कि उनके अधिकारी शासन की आलोचना करें, लेकिन अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करने का अधिकार मौलिक अधिकार है। चूंकि लोक सेवक भी इस देश के नागरिक होते हैं और उनके भी व्यक्तिगत विचार होते हैं। ये विचार सरकार की नीतियों और कार्यवाहियों के विपरीत भी हो सकते हैं और अक्सर ही इस तरह का वाकया देखने को मिलता भी है। इसे लेकर त्रिपुरा उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश का हाल ही के सालों में एक फैसला आया। उन्होंने 2020 में लिपिका पॉल बनाम त्रिपुरा राज्य के फैसले में कहा कि एक सरकारी कर्मचारी के रूप में याचिकाकर्ता अपने भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं हो सकता। ये एक मौलिक अधिकार है जिसे केवल एक वैध कानून द्वारा ही सीमित किया जा सकता है। याचिकाकर्ता केवल त्रिपुरा में लागू आचरण नियमों में निर्धारित सीमाओं को पार नहीं करने के अधीन है, किंतु अपने स्वयं के विश्वासों को धारण करने और उन्हें उचित तरीके से साझा करने की हकदार हैं। किसी विधायिका द्वारा बनाए गए वैध कानून के अलावा किसी भी मौलिक अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती है। इसी तरह साल 2018 में केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी को केवल इसलिए अपने विचार व्यक्त करने से नहीं रोका जा सकता है कि वह एक सरकारी कर्मचारी है। एक लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक संस्था लोकतांत्रिक मानकों द्वारा शासित होती है। सार्वजनिक संस्थान को संचालित करने के लिए स्वस्थ आलोचना एक बेहतर तरीका है। फिलहाल प्रवृत्ति ये है कि सिविल सेवा के अधिकारियों को खुद को केवल वैध और सभ्य तरीके से विचार व्यक्त करने का अधिकार है। चूंकि तेलंगाना की आईएएस अधिकारी स्मिता भी एक महिला है और महिला की संवेदनाओं से बखूबी परिचित हैं, इसलिए बिल्किस बानो की वेदना और डर ने स्मिता को महिला होने के नाते ट्वीट करने को प्रेरित किया। ये बात तो समझ आती है, लेकिन उन्होंने सिविल सेवक शब्द का प्रयोग क्यों किया? वह भी तब जब आचरण नियम इस बात की मनाही करता है कि एक सिविल सेवक मौजूदा केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी हालिया नीतियों या कार्यवाहियों की प्रतिकूल आलोचना नहीं कर सकता है। दरअसल सिविल सेवक का धर्म संवैधानिक सिद्धांतों को अक्षरशः व मूल रूप में पालन करते हुए कानून के शासन को बनाए रखना है। कई जानकारों का मानना है कि बिल्किस बानो मामले में संविधान की भावना और कानून के शासन दोनों को विकृत किया जा रहा था और ये बहुत ही खतरनाक मिसाल हो सकती है। हाल ही में इसी तरह की मिसाल आंध्र प्रदेश में भी देखी गई, जब आंध्र प्रदेश सरकार ने हत्या के 8 दोषियों को रिहा कर दिया था, बावजूद इसके कि दोषियों ने अनिवार्य 14 साल की सजा पूरी भी नहीं की। अगर गंभीर मामलों के दोषियों को इस तरह की कार्यकारी कार्रवाई से रिहा किया जाएगा तो इससे कानून व्यवस्था का संकट पैदा होने का खतरा है।
ऐसे में अगर कोई सिविल सेवक इस पर सवाल उठाते हैं तो ये नौकरशाही शक्ति के मनमाने दुरुपयोग के प्रति निवारक का ही काम करेगा और देश की शासन व्यवस्था में मूल्यों और कानूनों को बनाए रखने में मदद मिलेगी। चलिए अब वक्त हो चला है आज के सवाल का। जो सवाल है, किसी सिविल सेवक द्वारा व्यक्तिगत तौर पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार की हालिया नीति या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना करना कैसे संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं है? चर्चा कीजिए।